दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वैसे ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ओम बिरला के खिलाफ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है। क्योंकि ओम बिरला क्या है? ओम बिरला तो एक टट्टू हैं, मतलब जो उन्हें कहा जाता है वो बोलते हैं, जो जैसा करने के लिए कहा जाता है, जैसा उठने के लिए कहा जाता है, बैठने के लिए कहा जाता है, वैसा ही करते हैं। ओम बिरला ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे इसके पहले उस चेयर पर जो भी बैठे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो क्या जो कर रहे थे उससे अलग हटकर ओम बिरला नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वफादारी में झुक गए हैं, लेट गए हैं, झुकना भी नहीं कहिए। ये अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, अपना पद छोड़ेंगे, इज्जत से अपना पद छोड़ेंगे, या और भी बेइज्जत होना लिखा है उनके नसीब में। वैसे भी इज्जत से जा सकते थे, उम्र हो चुकी थी, लोग मांग कर रहे थे, आरएसएस भी यही चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यही चाहते थे, सब यही चाहते थे कि नरेंद्र मोदी अब जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई से उस कुर्सी पर बने हुए हैं अपने लिए और अडानी के लिए। बाकी भारत से उनका कोई मतलब नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब पहले तो आपको पता ही था कि नरेंद्र मोदी संसद से भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं, संसद में बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, संसद में बोलने के लिए की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और संसद से भाग गए। लेकिन आगे क्या हुआ वो समझने वाली बात है। सबसे बड़ी मेरे दोस्त, वो भागे तो भागे, अब उनके पीछे पीछे ओम बिरला भी भाग निकले हैं। वो भी संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, संसद को संभाल नहीं पा रहे, ये तो अलग बात है, सामना भी करने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची है। तो क्या दोनों इस्तीफा देंगे? क्या दोनों एक साथ जाएंगे? वैसे ये बहुत मुश्किल काम है और ये एक खुददार आदमी, एक जिम्मेदार आदमी, एक वफादार आदमी, एक देशभक्त आदमी से ये उम्मीद की जा सकती थी और है कि वो अपनी गलतियों पर कम से कम शर्मसार होकर के इस्तीफा देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी उनमें से नहीं है और ना ही ओम बिरला उनमें से है। अब आपको पता ही होगा कि महिला सांसदों पर आरोप लगा करके, जिस पर आरोप ओम बिरला ने लगाया, ओम बिरला ने कहा कि नरेंद्र मोदी संसद में आकर भाषण इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन पर हमला होने की संभावना है। इस बात का जवाब राहुल गांधी ने बड़े ही सही अंदाज में दिया और सही बात बोली कि एफआईआर कर देना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एक कायर हमेशा मैदान से भागता ही है। और ये अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे क्या हैं? ये अविश्वास पर पहले तो नरेंद्र मोदी संसद से भागे, उसके पीछे पीछे ओम बिरला भी भाग निकले। वो भी आज नहीं आए संसद में और 1 मिनट के अंदर ही संसद को एजेंट कर दिया गया। बाद की बात बाद में छोड़िए, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार और प्रथा के अनुसार ओम बिरला को आना चाहिए था। आते हैं सुबह, संसद को शुरू करते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं कर पाए। यानी मोदी के साथ साथ, मोदी के पीछे पीछे अब ओम बिरला भी फरार हो चुके हैं, फरार हो जाना चाहते हैं या भाग जाना चाहते हैं, या नहीं आंख मिला पा रहे हैं राहुल गांधी का, संसद का, सांसदों का, विपक्ष का, या यूं कहिए पूरे देश का, क्योंकि पूरे देश की निगाह संसद पर रहती है। ओम बिरला पर कई मामलों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हमारे समझ से 118 सांसदों ने दस्तखत करके नोटिस भी दे दिया है। इसकी प्रक्रिया क्या है, ये आगे कैसे इसको ले जाया जाएगा, कैसे इसे बढ़ाया जाएगा, ये अलग विषय है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आना भी एक बहुत बड़ी बात है। अविश्वास प्रस्ताव मुख्य रूप से राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, सांसद भी हैं, और सिर्फ सांसद ही नहीं, वो विपक्ष के नेता भी हैं, यलोपी हैं। तो उनका संवैधानिक अधिकार है बोलने का, जिसे ओम बिरला ने नहीं बोलने दिया। तो एक मुद्दा वो बहुत बड़ा बना जिसके लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दूसरा मुद्दा,
कुछ महिला सांसदों पर आरोप लगा करके कि कुछ महिला सांसद नरेंद्र मोदी पर हमला कर सकती थी, इसके लिए नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आए और नहीं बोले। इस मुद्दे को लेकर के तीसरा मुद्दा है इप्स्टन फाइल का, जिसमें नरेंद्र मोदी का लोग कहते हैं इनडायरेक्टली नाम आया है और मैं कहता हूं सीधे नाम आया है। अनिल अंबानी, जिसके लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, राफेल्स का रातों रात कंपनी खड़ा करके उनके नाम उस बिजनेस को कर देते हैं। अपने ही सरकारी कंपनी को छोड़ करके, सरकारी संस्था को छोड़ करके अनिल अंबानी को नई कंपनी खड़ी करवा करके और उनके हवाले रख रखाव का काम देते हैं। ये उसी पीरियड की बात है। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी सीधे इन्वॉल्व हैं। वैसे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो आया है सामने वो इतना ही आना था। अभी तो आपको पता होना चाहिए कि आधे से ज्यादा या लगभग आधा फाइल्स बाकी है, पेपर्स, फोटोग्राफ्स और ईमेल्स अभी रिलीज करना बाकी है। और निश्चय ही ये अमेरिका से हो रहा है, तो निश्चय ही नरेंद्र मोदी अगर भारत में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो ट्रंप अमेरिका में उतना ही रिलीज किया गया है जितने को दिखाकर ब्लैकमेल करके नरेंद्र मोदी से ट्रेड डील करवाई जा सके, और करवा लिया। आनन फानन में आपको पता है इप्स्टन फाइल में नाम आने के तुरंत बाद कूद पड़े नरेंद्र मोदी और पूरे शरीर में स्याही लगा करके लौट गए। दस्तखत करने को कौन कहे ट्रेड डील पर, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है, भारत के लोग जानते हैं, भारत के किसान जानते हैं, पूरा विपक्ष जानता है कि ये भारतीय किसानों का सौदा किया गया है। इप्स्टन फाइल और ट्रेड डील, मेरे दोस्त, ये 3-4 मुद्दे संसद में इस तरह से नरेंद्र मोदी को घेर रखे हैं कि नरेंद्र मोदी संसद में आ ही नहीं सकते, आ भी नहीं पाएंगे और आएंगे भी नहीं। लेकिन कब तक फरार रहेंगे? या तो इज्जत से इस्तीफा देंगे और या तो बिल्कुल भारत से ही फरार हो जाएंगे। ये देखने की बात होगी आगे चल करके। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये एक बहुत बड़ी घटना है संसदीय इतिहास के लिए। संसदीय इतिहास में नरेंद्र मोदी ओम बिरला से इस्तीफा लेकर के धनखड़ की तरह उन्हें कूड़े में डाल करके अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करेंगे, या खुद इस्तीफा दे करके ओम बिरला को छोड़ देंगे, रहने देंगे, या फिर पूरी संसद ही भंग करवाएंगे। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जिस दिन नरेंद्र मोदी को ये लगेगा कि अब उन्हें कुर्सी से उतरना पड़ेगा, जबकि मैं बार बार ये मांग करता हूं, बार बार ये आग्रह करता हूं, बार बार गुजारिश करता हूं और देश से कहता हूं कि ये मांग करो कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी देश को मुक्ति दो, नरेंद्र मोदी देश अब बख्श दो। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मुझे भी मालूम है और मैं जानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, यह नरेंद्र मोदी ने कहा था और विदेश में बैठकर कहा था। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में यह साबित किया है कि सचमुच वो गुजराती भी हैं और सचमुच वो व्यापारी भी हैं। मेरे दोस्त, एक व्यापारी कंप्रोमाइज्ड, आज नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप जो लगा है वो है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। ये 100% श्योर है कि नरेंद्र मोदी 100% कंप्रोमाइज्ड हैं। अमेरिका ने ही उन्हें प्रोजेक्ट किया था, अमेरिका ने ही भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया था, तो वो कंप्रोमाइज्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि वो गुजराती हैं, उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके खून में व्यापार है, उन्होंने कहा था, तो क्योंकि ये दुनिया में सर्वविदित है कि एक व्यापारी हमेशा कंप्रोमाइज्ड ही रहता है। व्यापारी तभी कर सकता है जब वो कंप्रोमाइज्ड हो और दूसरों को कंप्रोमाइज्ड करे, तभी वो व्यापार कर सकता है। हर व्यापारी के लिए यही बात लागू होती है। वो हर जगह कंप्रोमाइज करता है, अपने काम से, अपनी मजदूरी से, अपनी ईमानदारी से, अपने मजदूरों से, अपने सबॉर्डिनेटों से, देश से, बैंकों से, हर जगह वो कंप्रोमाइज करता है, तभी वो व्यापारी बना रहता है, बन सकता है। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो कभी बन ही नहीं सकते, बनने लायक थे ही नहीं। ये बात तो नरेंद्र मोदी ने ही कह दिया और साबित कर दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना के अभी तक अपने सर पे बिठा के रखा है। भले ही यहां के 85 करोड़ लोग 5 किलो की 5 किलो फ्री अनाज के लाइन में खड़े होकर भीख का कटोरा लेकर 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हैं। भले ही वो इतनी इस हालात से गुजर रहे हैं, फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि इस देश पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, ना तो 5 किलो अनाज
लेने वाले उन्हें वोट देते हैं, ना 2, 5, 10 हजार जो नरेंद्र मोदी कभी कभी लोगों की जेबों में घूस के रूप में डाल देते हैं उसके एवज में वोट देते हैं, ना ही अपनी गरीबी को झेलते हुए कोई वोट देता है, ना ही बेरोजगारी को झेलते हुए कोई वोट देता है, ना ही इस महंगाई को की मार से टूटते हुए कोई वोट देता है। नरेंद्र मोदी को कोई वोट नहीं देता। नरेंद्र मोदी तो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, चोरी करके सरकार बनाए हैं और चोरी करके दूसरे और जगहों पर और प्रदेशों में जो सरकारें बन रही हैं या इससे पहले बनी हैं, सबकी सब चोरी की सरकार है। नरेंद्र मोदी वोट चोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके लिए आम नागरिकों पर, आम आदमी पर या गरीबों पर, मजदूरों पर यह आरोप लगाना कि वो इतनी दुर्गति के बाद भी नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, यह गलत है। वो वोट नहीं दे रहे हैं, कोई वोट नहीं दे रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए, अगर वोट चोरी ना की जाए, नरेंद्र मोदी शायद लोकसभा, खुद नरेंद्र मोदी वैसे भी हार चुके थे बनारस से, जबरदस्ती चोरी से ही जीते हैं। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे कभी भी 2019 में ही दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन फिर भी यह देश का दुर्भाग्य है कि वो आज भी प्रधानमंत्री है। मेरे दोस्त, इप्स्टन फाइल से इतने आसानी से नरेंद्र मोदी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो हरदीप पुरी और उनके अपने चहेते, उनका अपने परिवार का एक आदमी अनिल अंबानी का नाम आया है, आप जानते हैं, सब उनके परिवार के हैं। आगे और भी बहुत से नाम या नरेंद्र मोदी के सीधे नाम अभी हैं जो बाहर नहीं आए हैं। इसका संकेत आपको ट्रंप की भाषा से मिलता है। मैंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के मीडिया, भारत के इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ट्रंप भारत की मीडिया और अमेरिका की मीडिया और अमेरिका के इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं करता होगा? तो उतना ही पेपर रिलीज हुआ है, उतना ही नाम सामने लाया है ट्रंप ने, जितने में उसका अपना काम बन सके। इप्स्टन फाइल में उसका नाम आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अमेरिका है, लेकिन ये भारत है, यहां पड़ता है और यहां पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ट्रंप की बेशर्मी हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप है, नरेंद्र मोदी है। वो अमेरिका है और ये भारत है। नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील पर संसद में बहस करवानी ही होगी। ऐसे नहीं करेंगे तो पूरे किसान फिर दिल्ली घेरने के लिए आ रहे हैं। सुबुगाहट शुरू हो गई है, यहां तक कि कुछ लोग जगह से तो लोग चल भी चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। किसान पीछे नहीं हटेंगे, किसान अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। किसान ट्रंप से, किसान मोदी की तरह किसी इप्स्टन फाइल में कंप्रोमाइज्ड नहीं है, और नरेंद्र मोदी को हटाकर ही दम लेगा ट्रंप, ये पहले कह चुका हूं। तो अभी बस उतना ही आया है जितने से नरेंद्र मोदी की छींचा लेदरी हो और अमेरिका अपना काम बना सके। आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है, इंतजार कीजिए। तो नरेंद्र मोदी की राजनीति को एक बार एक वीडियो में ट्रंप कहते हुए सुना जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरासत खत्म कर सकता है, राजनीति खत्म कर सकता है। कर दिया, करने की जरूरत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी कहीं का नहीं रहे। नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील पर भी जवाब देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को इप्स्टन फाइल पर भी जवाब देना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी कब तक भागेंगे संसद छोड़कर, संसद में भी आना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं हैं जो इज्जत से जाएं, क्योंकि वो व्यापारी हैं, क्योंकि वो बहुत ऐसे काम कर चुके हैं जिससे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ते ही उन्हें तिहाड़ जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो अडानी को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अडानी के नाते वो कंप्रोमाइज्ड हैं, इप्स्टन फाइल के नाते जो कंप्रोमाइज्ड हैं अमेरिका के सामने और ट्रंप के सामने, उससे बच नहीं पाएंगे, चाहे जितना ही सौदा कर लें भारत का ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने। मेरे दोस्त, आपको एक बात पता होगी कि हमारे गोदी मीडिया ये कह रही है कि बांग्लादेश पर 19% या हमसे ज़्यादा दूसरे देशों पर लगाया है ट्रंप ने, लेकिन अगर बांग्लादेश की ही बात कर दी जाए तो बांग्लादेश पर 19% लगाया है, लेकिन यहां भी ट्रंप ने भारत को घेरा है या भारत का राशन पानी बंद किया है। ऐसे समझिए, ट्रंप ने शर्त लगाई है बांग्लादेश पर कि बांग्लादेश को 0% वो टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीद करके उस कॉटन से बने हुए कपड़े को अमेरिका भेजेगा। तो 100% बांग्लादेश अमेरिका से ही खरीदेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अगर वो मजबूर कर सकता है रसिया से तेल ना लेने के लिए, जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया
सिर्फ अमेरिका से तेल लेने के लिए, उसी तरह से वो बांग्लादेश को भी एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो अमेरिका से ही कपास ले। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बायर है कपास का। अब सोच लीजिए इनडायरेक्टली किसका नुकसान हुआ। भारत का कपास बांग्लादेश अब आगे इसके आगे नहीं ले पाएगा, और नहीं ले पाएगा और नहीं लेगा तो नुकसान किसका होगा? भारत का। यानी ट्रंप किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को बख्शने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तब तक नरेंद्र मोदी का पीछा करेगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ नहीं देते। यही उसकी शर्त है और यही वो चाहता है, यही उसका बदला है। ट्रंप को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, देश के नेता, देश अगर भारत खुद इस बात को समझने की कोशिश करे तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर अमेरिका से दुश्मनी लेना कोई समझदारी का काम नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को छोड़ देना चाहिए, अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रंप के बहुत घनिष्ठ और बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, है भी। वो खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। क्या क्या कर चुके हैं ट्रंप के लिए, ट्रंप उनके लिए क्या क्या कर चुका है, उस पर नहीं जाते हैं मेरे दोस्त। लेकिन अब सवाल, ये सारे सवाल घूम फिरकर इस बात पर, इस निर्णय पर आ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। यह बात कल भी मैंने कहा था, यह बात परसों भी मैंने कहा था, यह बात आज भी मैं कह रहा हूं, यह बात कल भी मैं कहूंगा। और जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यह बात मैं कहता रहूंगा। हालांकि इतने आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, देश की बहुत छीछालेदर कराएंगे, बहुत तुक्का फजीहत कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने संसद में पहुंचाया, माने संसद में सत्ता दिलाई, पूर्ण बहुमत दिलाया। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी 2 दहाई मतलब 2 सीट पर लाकर हित मानेंगे और तब जाएंगे। इतने आसानी से नहीं जाएंगे। यह आरएसएस को भी समझना पड़ेगा, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि क्या इप्स्टन फाइल के इस तरह के रिश्तों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है, आरएसएस को भरोसा है, उनके साथ खड़ा है? अगर हां, तो फिर ऐसी पार्टी पर क्या बोला जा सकता है? शर्म ही किया जा सकता है। हां, देश को बचाने के लिए मैं देश के युवाओं से, देश के आम नागरिकों से, देश के किसानों से यह अनुरोध करता रहा हूं, आज भी करूंगा, और कम से कम आज तो दस्तूर भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारतीय किसानों को अमेरिका के हाथों बेचा है। अब भारतीय किसान अपने आप को बचाने की कोशिश करें, भारतीय किसान बाहर निकलें, सड़क पर उतरें, भारतीय किसान उस तरह से ट्रंप की स्ट्रेट डील, अमेरिका की स्ट्रेट डील का विरोध करें जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के 3 किसान बिल का विरोध किया था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।